चलिए आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। पीरियड टेबल का नेक्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी का नाम होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या इसी को कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। समझना पहले, जैसे आयोनाइजेशन का मतलब समझो। आयोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी एक एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा? आयन। किसी एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, क्या बन जाएगा? आयन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे करते क्या है, यहाँ देखो, जैसे मान लो ये एक सोडियम एटम है, ये कैसा है? अकेले है, बिल्कुल अलग थलग है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। किस स्टेट में? गैसियस और न्यूट्रल है। यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसको निकालने में हमें जितना एनर्जी लगेगा, चाहे वो एनर्जी जितना लगे, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ बताओ? एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एकदम अपनी भाषा में समझो, जितना एनर्जी लगेगा तो उसका क्या कहलाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब वो अलग बात है, थोड़ा टेक्निकली बोलोगे, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एंड न्यूट्रल एटम दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। वो अलग की बात। सिंपल सा देखो, जैसे मान लो एटम है, एटम के ये कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन? ग्राउंड स्टेट में। इसको निकाल के कहाँ लेके चले जाओ? ये बहुत बड़ी चीज़ है, इनफाइनाइट पे। क्यों? क्योंकि जब तक ये यहाँ पे था तो न्यूक्लियस के साथ इसका क्या था? अट्रैक्शन। तुम इतना दूर लेके चले जाओ कि अब इस न्यूक्लियस का असर इस पर नहीं पड़े, तो उसी को बोलते हैं, इस न्यूक्लियस के लिए क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे कोई असर नहीं होगा इस न्यूक्लियस का। ठीक है, तो इसी को दूर ले जाने में जितना एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसको बोले? आप ही बताओ। अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब होता है अलग थलग, बिल्कुल अलग रखा हुआ है, आइसोलेटेड गैसियस एंड न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या हमने कहा? समझिएगा, फिर से बोलना। उतना मात्रा किसका? एनर्जी का। वो ज़रूरत है किसके लिए? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए। कहाँ से? आइसोलेटेड, बिल्कुल अलग थलग होना चाहिए कोई भी एटम। किस स्टेट में? गैसियस और न्यूट्रल होना चाहिए। वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से देखो, ये इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ था? ग्राउंड स्टेट में, यानी किसके साथ था? न्यूक्लियस के साथ ही अटैच था। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हम निकाल के कहाँ लेके चले गए? इनफाइनाइट पे। तो लेके जाओगे इनफाइनाइट में, उसमें जितनी एनर्जी लगेगी उसी को क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। फिर से इसको समझो, ये एक मान लो जैसे हमने ले लिया सोडियम एटम, किस स्टेट में है? अकेले है, आइसोलेटेड। कैसा है? गैस फेज में, तो गैसियस है। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो कैसा है? न्यूट्रल। वहाँ से तुम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो ये क्या बन जाएगा? कटायन। इसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगेगा वो क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब इसको देखना थोड़ा सा, ये सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे हमने अभी आपको कहा कि कोई भी चीज़, जैसे मान लो पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इस न्यूट्रल है, गैसियस है, आइसोलेटेड एटम है, तो इसको क्या बोलोगे? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो IE1 लिख दिया। दूसरा निकालोगे क्या कहलाएगा? IE2, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड निकालोगे तो IE3। अब आपसे पूछता है कि ये जो IE1 है, IE2 है, IE3 है, यानी पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, दूसरा और तीसरा, इसमें क्या रिलेशन होगा? मतलब कौन ज़्यादा और कौन कम होगा? तो याद रखिएगा, IE1 से ज़्यादा होगा IE2, IE2 से ज़्यादा होगा IE3। क्यों? इसको थोड़ा सा समझना, ये बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा। IE1 से ज़्यादा कौन होगा? IE2 से ज़्यादा कौन होगा? IE3। ये आपका ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ
सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए कैसे होता है, इसको समझेंगे हम लोग। चलो देखना, यहाँ देखना, इसका एक्सप्लेनेशन देखना। जैसे मान लो कहीं भी आपका कोई एक सोडियम एटम ही था, तो सोडियम एटम था, तो मान लो ये सोडियम एटम, ठीक है जी। सोडियम एटम में कितना रहता है आपको पता है, 2, उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉन, 8, इतना नहीं बनाते हैं। यहाँ देखो आपको पता है यहाँ पे 11 प्रोटॉन होगा और टोटल कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप Z/E का वैल्यू देखोगे तो प्रोटॉन कितना है 11 और इलेक्ट्रॉन कितना है 11, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए यानी IE1, ठीक है, अब क्या हो गया, ये बन जाएगा मेरे पास Na+ आयन, यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है जी। अभी भी यहाँ पे कितना प्रोटॉन 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन हो गया अब 10, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया आपका Na+ आयन। एकदम ढंग से समझना। अब यहाँ पे बोलो Z/E का वैल्यू, Z है प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन हो गया 10, एक और इलेक्ट्रॉन निकालो तो ये कहलाएगा IE2। अब बोलो अभी भी यहाँ पे आपका प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9, अब ये बन जाएगा आपका Na2+ आयन। Z/E का वैल्यू चेक करो, प्रोटॉन अभी भी 11 है और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 9। समझना, ये बताने का मेरा क्या आखिर पर्पस है। यहाँ देखो Z बताता है एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन को, E बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। यहाँ बोलो 11 है, यहाँ 11 10 है, यहाँ 11 9 है। चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है, घट रही है। ये Z/E को बोलते हैं, याद रखिएगा, इसकी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी न्यूक्लियस का जो चार्ज का इफेक्ट है वो कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो तो कितना है, Z/E का वैल्यू गौर से देखना, नीचे का वैल्यू घट रहा है, यानी कि Z/E का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इधर से इधर आने पे क्या दिख रहा है, वैल्यू ऑफ Z/E, Z/E यानी कह सकते हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आपका बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो सिंपली बताओ Z/E का वैल्यू बढ़ेगा, न्यूक्लियस का ताकत अगर बढ़ेगा, फिर भी अगर तुम वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो एनर्जी क्या लगेगा, ज़्यादा। तो सिंपल सा बात है, न्यूक्लियस का ताकत बढ़ रहा है, यानी ये जो यहाँ देखो पहले जितना पावर से खींच रहा था अब उससे ज़्यादा खींचेगा, यहाँ पे और ज़्यादा जोर से खींचेगा। तो जितना जोर से न्यूक्लियस खींचेगा और फिर भी अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ताकत ज़्यादा लगाना होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, सो सक्सेसिव यानी एक के बाद एक जो होगा, सक्सेसिव वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीजेज, ये आपको बढ़ता चला जाएगा। यही कारण है आपको कह सकते हो IE1 से बड़ा कौन हो जाएगा, IE2, IE2 से बड़ा कौन हो जाएगा, IE3 एंड सो ऑन, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसको एकदम याद रखिए, ये बराबर ऑब्जेक्टिव में आपके पूछता है। कैसे, सिंपल सा फिर से बोलो, इलेक्ट्रॉन को हटाने से बोलो Z/E का वैल्यू क्या हो रहा है, E नीचे वाला वैल्यू घटेगा यानी Z/E बढ़ेगा। Z/E बताता है किसको है, इफेक्टिव न्यूक्लियस के ताकत को। तो न्यूक्लियस जितना ज़्यादा ताकतवर होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें तकलीफ होगी, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। यानी IE1 से ज़्यादा कौन हो जाएगा, IE2, IE2 से ज़्यादा कौन हो जाएगा, IE3। यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए उतार लीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब आ जाओ, फैक्टर्स कौन कौन सा फैक्टर्स होता है जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इसमें पहला है आपका साइज ऑफ एटम। इसमें जो रिलेशन है, ध्यान देना, इसका जो रिलेशन है इसमें याद रखिएगा, ये जो है
आयनाइजेशन एनर्जी और साइज में इनवर्स का रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है जी? इनवर्स का रिलेशन होता है। मतलब समझना, साइज बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। साइज बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। यानी साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में कैसा रिलेशन है? उल्टा का। साइज बढ़ाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। एकदम सिंपल से समझो। जैसे ग्रुप 1 का एक एग्जाम्पल लो, ध्यान देना। ग्रुप 1 का हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ देखो से हमने क्या किया? हाइड्रोजन को हटा दिया। बोलो, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को भी छोड़ दिए। एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37 और 55। तो यहाँ पे जो 3 को कैसे लिखोगे? 2, 1, 11 को 2, 8, 1, 19 को 2, 8, 8, 1, 37 को 2, 8, 18, 8, 1, क्योंकि इसके बीच का अंतर 18 था। इसको कैसे लिखते हैं ये भी आप जब आपको हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो ये भी कैसे लिखते हैं वो भी बता देंगे, कैसे जोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, उसको अभी रहने दो। बस इस तरह से समझो कि 55 है तो क्या हो जाएगा? 2, 8, 18, 18, 8, 1। मतलब इस तरह से हमने दिखा दिया है कि ये जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो देखो शुरू में सेल की संख्या कितनी है? K और L 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ आते आते कितना हो गया? 6। यानी ऊपर से नीचे आए तो बोलना नंबर ऑफ सेल की संख्या बढ़ी, यानी एटॉमिक रेडियस क्या हुआ? बढ़ा, यानी साइज बढ़ेगा। तो बोलो, साइज जितना बड़ा होगा यानी न्यूक्लियस से ये दूर होगा। कौन? ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होगा। तो इसको निकालना क्या होगा? आसान होगा, तुरंत निकल जाएगा। यानी वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घट जाएगी। क्या होगी? घट जाएगी। तो फिर से बोलो, साइज बढ़ने से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर गया और जितना दूर जाएगा उसको आसानी से निकाल सकते हैं, यानी वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? कम। देखो यहाँ जैसे ये मैंने एक एटम बनाया है, पहला सेल इतनी दूरी पे है, दूसरा सेल मान लो इतना दूरी पे, तीसरा इतना दूरी पे, चौथा इतनी दूरी पे और पांचवा इतनी दूरी पे। तो देखो, तो जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ रही है साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ता चला जाएगा, सिंपल सा बोलो, अगर साइज बढ़ता चला जाएगा तो न्यूक्लियस से दूर होता चला जाएगा। न्यूक्लियस से वो जितना ज़्यादा दूर होगा, बोलना, न्यूक्लियस से वो जितना ज़्यादा दूर होगा उसको निकालना उतना आसान होगा। अपनी बोलचाल की भाषा में समझो। अगर आप गार्जियन के साथ हो, गार्जियन का नज़र हमेशा आपके ऊपर पड़ता है तो हमेशा डिसिप्लिन रहोगे, गलती कम करोगे। गार्जियन से दूर चले जाओगे तो गलती ज़्यादा करोगे। कोई आपको आराम से भटका सकता है, तो वही है, आसानी से भटका सकता है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि दूरी बढ़ गई, न्यूक्लियस का इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। आप गार्जियन से ज़्यादा दूर हो गए, क्या हो गया? गार्जियन का इफेक्ट आप पे कम हो गया, आपको कोई आसानी से भटका सकता है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वहाँ पे क्या हो जाएगी? कम। कब? जब साइज बड़ा होगा। तो साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में कैसा रिलेशन? इनवर्स का। इसको बड़े अच्छे से लिख लीजिएगा, ये वाला फिगर जरूर बना लीजिएगा कि साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? घटता है। ठीक। नेक्स्ट है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था स्क्रीन मतलब होता है पर्दा। जैसे यहाँ देखो, समझना, इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो बाहरी वाला इलेक्ट्रॉन है इसको कौन खींच रहा था? न्यूक्लियस। लेकिन बीच वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये जो न्यूक्लियस है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को जो खींच रहा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करेगा? कम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन होने के कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ घट जाएगा। तो कुछ घट जाएगा, इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी ये काम करने लगता है जैसे स्क्रीन। ऐसे समझो, मान लो वहाँ से यहाँ लाइट आ रहा है, ठीक है, तो लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, लेकिन बीच में अगर हम एक पर्दा लगा दें तो लाइट का इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ये पर्दा यानी स्क्रीन जो हुआ, उस इफेक्ट को क्या कर दिया? लाइट के इफेक्ट को कम कर दिया। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। यानी कैसा काम कर रहा है? स्क्रीन की तरह। और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। बोलना, ये इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उतना कम करेगा। यानी कह सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो ये कम जोर से खींच पाएगा, तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। मेरी बात को समझना, ये इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आसानी से निकाल सकते हैं, यानी आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? कम। बोलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम। देखो, इतना टेक्निकल चीज़ है इसमें, कितना चीज़ समझाने पे भी लोग को नहीं समझ में आता है। हम सिंपल सी भाषा में बताते हैं। सुनो, अपनी भाषा में समझो। थोड़ा सा होता है क्या ना कि पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा दूर तरह से अगर
आसान भाषा में समझा दिया जाए तो बड़े अच्छे से समझ में आता है। जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, अपने माँ बाप से बड़े अट्रैक्टेड है, नो डाउट फैमिली है, फैमिली में माँ बाप के साथ बच्चे का अट्रैक्शन रहता ही। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, मान लो नौकरी लग गया, अब क्या, वो उसकी शादी हो गई। तो जैसे ही शादी होगी तो बीच में कौन आ जाएगा, उसका ससुराल। तो जैसे ही बताओ, ये इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वो माँ बाप से दूर होता चला जाएगा। तो सिंपल सा है, ऐसे ही सोचो, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, ये इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, अट्रैक्शन घटेगा। अब घटेगा तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो बोलना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा तो एनर्जी कम, याद रहेगा। चलो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो फिर से बोल दो, स्क्रीनिंग इफेक्ट और एनर्जी में कैसा रिलेशन, इनवर्स का। कैसा रिलेशन, इनवर्स का। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो मेरा एनर्जी कम होगा। अब सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है, एस के है, पी के है, डी के है, एफ के है। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन कब शो करता है, जब वो एस के ऑर्बिटल में रहता है। उसके बाद पी, तब डी, तब एफ। सुनना क्यों, इसका रीज़न है इसका साइज। रीज़न क्या है जी, इसका साइज। क्यों, एस को आपको पता होगा, इसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह कंसंट्रेटेड रहेगा तो ये सबसे ज़्यादा रोकेगा। पी का कैसा होता है, डम्बल। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया, तो फैल गया तो यहाँ कम रोकेगा। डी का होता है डबल डम्बल, और इलेक्ट्रॉन फैल गया। और एफ के विषय में तो आज तक सेफ डिफाइन ही नहीं है, तो ये सबसे कम रोकेगा। और सबसे ज़्यादा कौन रोकता है, एस। इसको ऑर्डर को याद रखिएगा, ये आपको बार बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है। तो ये याद रखिएगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में, एस में, तब पी में, तब डी में, और तब एफ में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आइए, अब कहता है जो तीसरा फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या है जी, स्टेबिलिटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। कहता है इसके बीच का जो रिलेशन है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा ये मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ना आसान नहीं होगा। ऑफकोर्स कोई भी आदमी अगर मजबूत है तो उसको नहीं तोड़ सकते। तो सिंपल सी बात है, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और स्टेबिलिटी में कैसा रिलेशन, डायरेक्ट का। क्यों, फिर से बोलो, अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा मजबूत है, स्टेबल है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, तो एनर्जी का भी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है। याद रखना, ये जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, याद ध्यान देना, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, फुल फील्ड, तब हाफ फील्ड, तब पार्शियल फील्ड। इधर से इधर बढ़ते हैं तो स्टेबिलिटी है जो बढ़ता जाता है। कहोगे कैसे, यहाँ देखो, समझना थोड़ा सा। जैसे आपको पता होगा कि मेरे पास सब सेल जो होता है, जस्ट मिनट, ये जो सब सेल जो होता है मेनली 4 होता है। कितना होता है जी, 4। कौन कौन सा, एस, पी, डी और एफ। तो यहाँ देखते हैं मेरे पास 4 सब सेल है, एस, पी, डी और एफ। एस अगर पूरी तरह से भरता है तो बोलो कितना इलेक्ट्रॉन, 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिए, 2, 6, 10 और 14 एस, पी, डी, एफ में। तो अगर ये पूरी तरह से भरा रहेगा तो इसको क्या कहोगे, फुल फिल्ड। क्या बोलोगे, फुल फिल्ड। जस्ट इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। तो ये वाला हाफ फील्ड, ये वाला फुल फील्ड। यहाँ बोलो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, फुल फील्ड, उसके बाद हाफ फील्ड और तब पार्शियल फील्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमको कौन मिलेगा, फुल फील्ड वाला। जैसे यहाँ देखो, एक एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपको मिला D का 10, तो D का 10 क्या होगा, फुल फील्ड। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन D का अगर 5 दिखाई दिया तो ये क्या होगा, हाफ फील्ड। तो ये कैसा होगा, उससे कम स्टेबल। लेकिन अगर मान लो D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D6 है, D7 है, D8 है या D9 है। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों नहीं है, D5 और D10 नहीं है, D0 में तो है ही नहीं। यानी ये दोनों अगर नहीं है तो इसी को बोलते हैं पार्शियली फील्ड। क्या बोलते हैं जी, पार्शियली फील्ड। तो बोलो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, फुल फील्ड, तब हाफ फील्ड, तब पार्शियल फील्ड। एक और एग्जांपल देख लो, एक सेट और देख लो, दूसरा सेट देख लो। जैसे मान लो P का अगर 6 है तो P6 कैसा होगा मेरा, फुल फील्ड। कैसा होगा, फुल फील्ड।
लेकिन P में अगर 3 होगा तो ये कैसा होगा, हाफ फिल्ड, यहाँ पे यही यूज़ होगा P वाला। लेकिन P में अगर मान लो 1 है या 2 है, या P में अगर मान लो P में 4 है या 5 है, तो देखो तो ना तो 6 है ना तो 3, 6 होता तो फुल फील्ड, 3 होता तो हाफ फील्ड, 1 2 है या 4 5 है, तो इसको बोलोगे आप पार्शियली फील्ड। दिस इज पार्शियली फील्ड। ठीक है जी। तो इतना थोड़ा सा समझ में आया कि अगर मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल इस स्टेट में मिल जाए, अगर फुल फील्ड वाला हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, तब हाफ फील्ड वाला, तब पार्शियल। फुल फील्ड किसको कहे, हाफ फील्ड किसको कहे, समझ में आया? बोलो कितना कितना, 2 6 10 और 14 फुल फील्ड। हाफ फील्ड बोलो 1 3 5 और 7। ये क्लियर है? चलिए उतारना होगा, रोक करके उतार लीजिए। हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो, अब है इसकी पीरियोडिसिटी, मतलब पीरियड टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू है किधर की ओर बढ़ता है और किधर की ओर घटता है। क्या ध्यान देना, अभी अभी हमने आपको जो इसका फैक्टर्स में बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी और साइज में कैसा रिलेशन, इनवर्स का। यानी क्या हुआ कि साइज अगर मेरा बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। बोलना, आप ही लोग बोलो। ये जमीन के समानांतर अगर पीरियड टेबल में मूव करते तो इसको क्या बोलते हैं, पीरियड। और ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाओ तो क्या होता है, ग्रुप। बोलना, पीरियड में इधर दाहिने से बाईं तरफ आते हैं तो साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो भी साइज बढ़ता है। तो एक ही ट्रेंड याद रखो, बोलो किधर, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे, साइज क्या हुआ, बढ़ा। साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। तो जस्ट साइज अगर ऐसे बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी जस्ट उसके अपोजिट होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको ऐसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी नीचे से ऊपर, और इधर बोलो बाएं से किधर, दाहिनी तरफ आओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता नजर आएगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा। यानी पीरियड टेबल में अगर आप देख रहे हो तो याद रखो, ये वाला कौन था मेरा, पीरियड, और ये वाला कौन था, ग्रुप। ठीक है जी। आपको आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे से ऊपर और बाएं से दाएं क्या है, बढ़ता हुआ नजर आए। तो सबसे दाहिनी तरफ ऊपर में जाओगे तो आपको नजर आएगा हीलियम। तो याद रखना, इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो एक तो आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया कि पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा किसका, हीलियम का। सबसे नीचे आओगे ग्रुप 1 में तो आपको दिखाई देगा फ्रांसियम, लेकिन फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है इसलिए उसको छोड़ दीजिए। आपको स्टेबल स्टेट में सीजियम मिलेगा। तो याद रखिएगा, इसकी सबसे कम होती है क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी लीस्ट। सबसे कम किसका, सीजियम का। सबसे ज़्यादा किसका, हीलियम का। क्यों, फिर से बोलो। आयनाइजेशन एनर्जी और साइज में कैसा रिलेशन, इनवर्स का। बोलना, साइज कैसे बढ़ा, दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, नीचे से ऊपर, और इधर बाएं से दाएं बढ़ जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका मिला, हीलियम का, और सबसे कम किसका मिला, सीजियम का। आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए उतारना है, उतार लीजिएगा, रोक करके उतार लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, पीरियोडिसिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड। हमने आपको क्या बताया कि अभी अभी एक पीरियड में बाएं से दाएं जा रहे थे, तो बोलो साइज आपका इधर बढ़ रहा था, उल्टा इधर बढ़ रहा था, तो इधर जाओगे तो क्या होगा, घटेगा। इधर घटेगा तो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपली है, वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे सेकेंड पीरियड को एक ले लो, तो सेकेंड पीरियड में क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। हमें दिखेगा कि वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन कहता है बट देयर इज सम वेरिएशन, कुछ एक इसमें बदलाव होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है। किसमें, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन ए पीरियड। जैसे सेकेंड पीरियड का एलिमेंट यही वाला बोलो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। इधर देखोगे जस्ट इसके नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है। क्या पाया गया कि आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू देखना, यहाँ पे और एक यहाँ पे पाया गया कि ये आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए था बोरोन का ज़्यादा, किससे,
बेरिलियम से, लेकिन हो गया बेरिलियम का ज़्यादा किससे, बोरोन से। यानी कि ऑर्डर ऑफ IE1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू अब हम इसी सेकेंड पीरियड में लिखते हैं, इसी सेकेंड पीरियड में लिखते हैं और थर्ड पीरियड में भी लिखते हैं। तो बोलो जी, सेकेंड पीरियड में क्या मिला, सबसे कम किसका, लिथियम का। लिथियम से बड़ा होना चाहिए था कौन, बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम बड़ा हो गया किससे, बोरोन से भी। यानी यहाँ बोरोन आ जाएगा तब बेरिलियम आएगा, तब कार्बन। बोलो, अब होना चाहिए था नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन बड़ा हो गया किससे, ऑक्सीजन से। यानी ऑक्सीजन से बड़ा हो गया नाइट्रोजन, फिर आपका फ्लोरीन और तब नियोन। सेम चीज़ इसमें भी, सोडियम से बड़ा होना चाहिए था कौन, मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम अल्युमिनियम से भी बड़ा हो गया, तब सिलिकॉन। होना चाहिए था फास्फोरस, फास्फोरस सल्फर से भी बड़ा हो गया। देखो ये दो जगह आपको, एक यहाँ पे नज़र आ रहा है और एक यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक चीज़ नज़र आया कि वैल्यू ऑफ IE1 ऑफ बेरिलियम जो था ये ज़्यादा हो गया किससे, IE1 से। ये ज़्यादा हो गया आपका IE1 ऑफ बोरोन एटम से। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सेम चीज़ यहाँ भी देखोगे कि वैल्यू ऑफ IE1 ऑफ किसका, मैग्नीशियम का बड़ा हो गया किससे, IE1 ऑफ अल्युमिनियम एटम से। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक ये वाला केस ले लेते हैं, एक ये वाला केस ले लेते हैं, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला। ऐसा क्यों हुआ? तो पहले फिर से देख लो इसको। हमने क्या सिखाया, साइज इधर बढ़ा था, किधर, दाएं से बाएं। तो बाएं से दाएं साइज क्या होगा, घटेगा, तो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, जो नॉर्मल ट्रेंड था। लेकिन इसमें कुछ एक वेरिएशन पाया गया। कहाँ कहाँ वेरिएशन मिला? एक मिला बेरिलियम बोरोन में और एक मिला नाइट्रोजन ऑक्सीजन में। ऐसा क्यों होता है, इसका हम एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। यहाँ देखो, पहला हमने लिया बेरिलियम बोरोन का और एक लिया नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। एकदम ढंग से समझना, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा, यहीं से आपको बार बार क्वेश्चन मिलेगा। देखो, जैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बोलो 4, कैसे लिखोगे, 1s2 2s2। बोरोन का बोलो 5, कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p1। बोलो यहाँ पे ये 2s2 में है तो कैसा है, फुल फिल्ड। कैसा है जी, फुल फिल्ड। और ये 2p1 है, बाहर में इलेक्ट्रॉन 2p1 में है, तो ये आपको कैसा है, पार्शियली फिल्ड। हमने अभी आपको सिखाया था कि फुल फिल्ड वाला मोर स्टेबल, कैसा था जी, मोर स्टेबल। और पार्शियली फिल्ड वाला कैसा था, लेस स्टेबल। अब बताओ, दोनों जगह से हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो देखो, तो यहाँ बनेगा आपका Be प्लस और यहाँ बनेगा बोरोन प्लस। ये हो गया 1s2 2s2, ये हो गया आपका 1s2 और 2s1। सिंपल सी चीज़ बताना कि यहाँ पे बाहर में ये 2s फुल फील्ड से कहाँ गया, पार्शियली फील्ड में। कैसा गया, पार्शियली फील्ड में। और ये वाला जो शुरू में पार्शियली फील्ड था, यहाँ से अब कहाँ जा रहा है, फुल फील्ड में। तो सिंपल सी चीज़ बताना, ये शुरू में क्या था, कम स्टेबल, और ये शुरू में क्या था, ज़्यादा स्टेबल। जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसको तोड़ने में उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो सिंपल सा बताओ, हमें एनर्जी IE1 की बात करोगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करो, किस में ज़्यादा लगेगा, जो ज़्यादा स्टेबल है। तो साफ आपको पता चला कि स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करेंगे आप, तो आपको नज़र आ रहा है क्या, बेरिलियम एटम जो है दिस इज मोर स्टेबल दैन बोरोन एटम। क्यों, फिर से बोलना, ये फुल फील्ड है और ये पार्शियल। तो जो ज़्यादा स्टेबल उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगा, ज़्यादा। सो ऑर्डर ऑफ IE1 की बात करोगे, यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे, तो बेरिलियम एटम का
Ie1 बोरोन एटम से क्या मिलेगा, ज़्यादा। सिंपली कैसे देखें, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो, यहाँ पे जो बाहर में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, पार्शियली फिल्ड स्टेट में, और यहाँ पे कैसा था, फुल फिल्ड स्टेट में। फुल फिल्ड वाला ज़्यादा स्टेबल, पार्शियली फिल्ड वाला कम स्टेबल। आई थिंक ये क्लियर हो गया। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका नेस एनर्जी ज़्यादा। इधर आ जाओ, बोलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो 7, ऑक्सीजन का बोलो 8। ऑक्सीजन का कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p4। यहाँ बोलो कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p3। यहाँ से अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये बन जाएगा n+, इससे मत सोचो, बस एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल के केवल चेक करो। यहाँ बन जाएगा O+ होगा। अब एक बात बताओ, ये हो गया आपका कैसा, ये हो गया आपका फुल, ये सॉरी हाफ फिल्ड, P में 3 इलेक्ट्रॉन, ये कैसा हो गया, हाफ फिल्ड। P में 4 इलेक्ट्रॉन, ये बोलो ये कैसा है, पार्शियली फिल्ड। ये कैसा है जी, पार्शियली फिल्ड। बोलो कौन ज़्यादा स्टेबल, हाफ फिल्ड आपका पता है ज़्यादा स्टेबल है, और पार्शियली फिल्ड आपका लेस स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी मिल गया। बोलो ज़्यादा स्टेबल कौन, नाइट्रोजन। तो ऑफ कोर्स यहाँ जो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इसके केस में जो एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ का जो Ie1 होगा और यहाँ का जो Ie1 होगा, कंपेयर करोगे तो जो ज़्यादा स्टेबल उसको तोड़ने में ज़्यादा लगेगा, नहीं नाइट्रोजन का Ie1 ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आपको साफ दिखाई दे रहा है। एज स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करोगे तो नाइट्रोजन एटम जो है वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, ऑक्सीजन एटम से। किसे, ऑक्सीजन एटम से। तो Ie1 का जो होगा, Ie वैल्यू जो होगा, या ऑर्डर कह लो इसका, जो ज़्यादा स्टेबल उसमें तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा, यानी नाइट्रोजन का जो Ie1 का जो वैल्यू होगा वो आपका ऑक्सीजन से ज़्यादा होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए, तो इसको आप रोक करके लिखिए। ओके, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे Ie1 और Ie2 दोनों निकालना है, बेरिलियम और बोरोन का। एकदम ढंग से सोचिए, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। आपको यही सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में दिखाई देगा, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। Ie1 तो बड़ा आसान था, Ie2 भी सोचने के लिए बोलेगा, तो इसको ढंग से सोचिएगा। चलो मेरे साथ सोचना, बोलना बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोलते जाओ 1s2 2s2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिए, क्या बन गया, बेरिलियम प्लस। बोलना 1s2 2s1। दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालोगे तो ये Be2+ बनेगा। सोचना ये शुरू में कैसा था, बोलो फुल फिल्ड, बाद में ये कैसा है, हाफ फिल्ड। चलो आगे बढ़ो, हमको कंपेयर करना है बोरोन से। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, बोलो 1s2 2s2 2p1। ये शुरू में कैसा है, पार्शियली फिल्ड। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो बोरोन पे प्लस, बोलो 1s2 2s2। ये कैसा हो गया, अब फुल फिल्ड। अब ये हो गया आपका फुल फिल्ड। एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से निकालो, ये हो जाएगा बोरोन पर 2+, ये हो जाएगा 1s2 2s1। बाद में क्या हो रहा है इसको छोड़ दो, यहाँ देखो बाद में क्या हो रहा है, इसको आप छोड़ दो, यहीं तक सोचो। बेरिलियम को बोरोन से कंपेयर करो। बोलो बेरिलियम शुरू में कैसा था, फुल फील्ड। ये कैसा था, पार्शियल फील्ड। बोलो ज़्यादा कौन स्टेबल, ये फुल फील्ड वाला मोर स्टेबल। तो जो ज़्यादा स्टेबल उसका Ie1 ज़्यादा। तो सो Ie1 का ऑर्डर जो होगा, बोलो किसका ज़्यादा होगा जी, बेरिलियम एटम का स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे, बोरोन से। तो बेरिलियम एटम का बोरोन एटम से Ie1 ज़्यादा होगा। Ie2 सोचो, Ie2 सेकेंड आयनस एनर्जी का ऑर्डर सोचो। सुनना, अब बेरिलियम प्लस पे से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो ये अब कैसा है, हाफ फील्ड, और ये कैसा है, फुल फील्ड। बोलो इन दोनों को अब कंपेयर करेंगे तो कौन ज़्यादा स्टेबल, ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे 2s2 का स्टेट है और यहाँ पे 2s1 का स्टेट है। कौन ज़्यादा स्टेबल,
ये बोरोन प्लस ज़्यादा स्टेबल है किससे? बेरिलियम प्लस से। तो ऑफ कोर्स यहाँ से अब इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करोगे तो इसमें ज़्यादा ताकत लगेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये चेक करना, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू अब बोरोन एटम का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बेरिलियम एटम के सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगा। यही चीज़ हम बार बार समझाने की कोशिश करें। यहाँ देखो, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको चेक करो। फर्स्ट निकाल रहे हैं यहाँ से, तो बोलो कौन ज़्यादा स्टेबल? बेरिलियम। तो बेरिलियम ज़्यादा है तो आई वन ज़्यादा। अब दूसरा में आ जाओ, तो सेकंड में जब आ जाओगे, पहला निकाल दिए, अब दूसरा जब निकालने जाओगे तो कौन ज़्यादा स्टेबल? बोरोन प्लस। तो यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन का अब ज़्यादा हो जाएगा किससे? बेरिलियम से। इस चीज़ को एकदम ढंग से 2 बार सुनिए, ढंग से देखिए, समझ में आएगा। सेम चीज़ नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सोचो, सोचना मेरे साथ, बोलना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, बोलो कैसे? 1s2 2s2 2p3। बोलो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। बोलो 2p4 कैसा होता है? पार्शियली फिल्ड। कैसा होता है जी? पार्शियली फिल्ड। 2p3 कैसा होता है? बोलो हाफ फिल्ड। अब सिंपल है, ये हाफ फिल्ड है, ये पार्शियली फिल्ड है। यहाँ से भी तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, यहाँ से भी तुम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। यहाँ हो जाएगा O प्लस, यहाँ हो जाएगा N प्लस। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 1s2 2s2 2p2। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब ये हो गया आपका हाफ फिल्ड और ये हो गया आपका पार्शियली फिल्ड। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना है। यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो N पे 2 प्लस चला जाएगा, यहाँ दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो O पे 2 प्लस चला जाएगा। चलो मेरे साथ सोचो। शुरू में देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को कंपेयर करो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में चेक करो, नाइट्रोजन आपका हाफ फिल्ड है और ऑक्सीजन पार्शियली फिल्ड है। कौन ज़्यादा स्टेबल? नाइट्रोजन आपका ज़्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, बोलो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, ये उसके रेस्पेक्ट में लेस स्टेबल है। तो पहले नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा स्टेबल? नाइट्रोजन। सो IE1 का जो वैल्यू होगा, IE1 का ऑर्डर ले लेते हैं। बोलो किसका ज़्यादा मिला? नाइट्रोजन एटम का ऑक्सीजन एटम से ज़्यादा है। लेकिन अब जब IE2 चेक करोगे तो बोलो यहाँ ये वाला आपका पार्शियली फिल्ड है और ये वाला हाफ फिल्ड है, तो हाफ फिल्ड वाला बोलो कैसा बोले थे? मोर स्टेबल। अब क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीजन O प्लस में जो था ये ज़्यादा स्टेबल है किससे? N प्लस से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में अब एनर्जी ज़्यादा लगेगा, यानी IE2 की जब बात करोगे, IE2 की बात करोगे तो O प्लस में ज़्यादा लगा, यानी ऑक्सीजन एटम का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन एटम से क्या हो जाएगा? ज़्यादा। आई थिंक ये क्लियर हुआ, आई थिंक ये क्लियर हुआ। चलिए, अगर नहीं समझ में आए कभी भी तो वीडियो को सेकेंड 1-2 बार रिपीट करके देख लो, ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा। चलिए रोक करके बड़े अच्छे से इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए, इसकी एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी देखना। कहता है रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये चीज़ को याद रखिएगा कि रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन और आयोनाइजेशन एनर्जी में कैसा रिलेशन? इन्वर्स का, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगा, जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे यहाँ देख लो, से मान लो ग्रुप 1 की ही बात करो, ग्रुप 1A की बात करें, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबीडियम है और सीजियम। सिंपल है, जैसे पीछे हम लोग देखे थे 3 11 19, ठीक है जी, 19, यहाँ पे 37 और यहाँ पे 55। सिंपल है, 3 है तो कैसे लिखोगे? 2 1, यहाँ पे 2 8 1, यहाँ 8 1 और एंट्री करेगा, 2 8 8 1, यहाँ पे एक 18 एंट्री करेगा तो 2 8 18 8 1, यहाँ पे एक और 18 एंट्री करेगा तो 2 8 18 18 8 1। देखो तो यहाँ KL है, यहाँ KL M N O P ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सिंपल सा बोलना, एक एक चीज़ करके बोलना, शुरू से जैसे बताते आए। नंबर ऑफ सेल, सेल की संख्या क्या हुई? बढ़ी। सेल अगर बढ़ेगा
तो आपको साइज, इसका एटॉमिक साइज बढ़ता हुआ दिखेगा। अभी अभी हमने आपको सिखाया था साइज बड़ा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो आपको क्या दिखाई देगा कि वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू कम होगा तो जल्दी जल्दी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि कटायन जल्दी जल्दी बनेगा। तो कटायन अगर बन के तैयार है तो बॉन्ड जल्दी जल्दी बनाएगा किसी अनायन के साथ। यानी क्या होगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने से रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन का रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। फिर से बोलना, सेल का नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटने से रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट था कि अगर मेरा रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन किस पे डिपेंड किया, आयोनाइजेशन एनर्जी पे, ये कम होगा तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। यही कारण है कि सीजियम का रिएक्टिविटी ग्रुप 1 में क्या होता है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये छोटा सा था, रोक कर लिखना है, लिख लीजिए। चलिए हम दूसरे पे आ रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सुनना यहाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू से हम बता सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में यानी किसी भी एलिमेंट में कितना है। कैसे, यहाँ देखना। सबसे पहले देखो व्हाट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो शायद सबको पता होगा कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाया जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, कहाँ पे पाया जाए, आउटर मोस्ट सेल में, सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन पाया जाता है कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। बोलो कैसे लिखेंगे, 2 8 है, तो सबसे बाहरी संख्या में जो भी इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे एक मान लो क्लोरीन 17 है, कैसे लिखोगे, 2 8 7, तो बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कहलाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन हम पता करते हैं वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी से। कैसे, देखो यहाँ कहता है, सिंपल है, इसको पहले हम जो इसका थ्योरी है वो बता देते हैं। कहता है सडन जंप, ऐसे नंबर ऑफ आयोनाइजेशन बिफोर सडन जंप in value of ionization energy represents the number of valence electron present in that एलिमेंट, उस एलिमेंट में कितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ आयोनाइजेशन कहाँ पे, इस बिफोर सडन जंप को। इसको अच्छे से मैं समझाऊंगा। कहीं पे भी जो अचानक से जो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में देखो कि अचानक से बढ़ गया, उससे पहले कितना आयोनाइजेशन है, वही क्या बताता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको समझने के लिए मानते हैं, जैसे मान के चलो, लेट आयोनाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट, आयोनाइजेशन ऑफ एन एलिमेंट X मान के चलते हैं। चलो यहाँ देखो, जैसे मान लो X है, हमने यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी हमें जो मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी IE1 जो भी लगा, मान लेते हैं लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये भी गैसीय स्टेट में है, यहाँ भी गैसीय स्टेट। ठीक है, अब जब ये X प्लस तैयार था, इसमें से अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालो, तो X2 प्लस बन गया, एक और इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, ये हो गया मेरा IE2। मान लो इसको निकालने में आपको तकरीबन 20-22 कुछ भी ऐसे मान लेते हैं, 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगा। ठीक है, अब ये आपका IE2 प्लस तैयार था। यहाँ पे
अब आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने चलो, और ये मान लो कि आपको अचानक से दिखाई दिया कुछ अचानक से 200 के आसपास, मान लो 184, कुछ 200 के आसपास दिखाई दिया। अब ये बन जाएगा आई एक्स पे 3 प्लस, सुनना, पहला इलेक्ट्रॉन निकाले, फर्स्ट आयनेशन में कितना लगा 10, दूसरा में 20, यानी जस्ट डबल हुआ। नजर आ रहा है कि I1 से ज़्यादा कौन है, I2। लेकिन गौर से देख, I2 और I3 में कितने, मतलब तकरीबन 10 टाइम्स का डिफरेंस नजर आ रहा है, मतलब 9 टाइम्स का डिफरेंस। अचानक से वैल्यू बढ़ा, यहाँ तो दोगुना हुआ, तो यहाँ बढ़ के 40 आसपास होना चाहिए था। यहाँ पे जो यही जो सडन जंप हुआ, सडन जंप इन वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो सडन जंप हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी में, यही बताता है आपका, यही जो सडन जंप है यही बताता है क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बोलो तो सडन जंप कहाँ हुआ, तीसरा में, यानी तीसरा को निकालने में दिक्कत हुआ, तो आसानी से कितना निकल गया, 2, ये वाला दोनों आसानी से निकल गया, यानी यही जो 2 इलेक्ट्रॉन रहा होगा वो कहाँ रहा होगा, बाहर, यानी यही बताता है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर से बोलो, हमने आपको क्या सिखाया, नंबर ऑफ आयोनाइजेशन, उतना नंबर आयोनाइजेशन का बिफोर किसके, सडन जंप इन वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बताता है किसको, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उस एलिमेंट में। तो हमने क्या बताया, यहाँ देख, 2 आयोनाइजेशन आसानी से हो गया, तो कह सकते हो 10, 2 आयोनाइजेशन टेक्स प्लेस नॉर्मली, आसानी से हो गया, देन a sudden jump in value of IE, in sudden jump in value of IE indicates there is 2 valence electron, 2 valence electron होगा, 2 valence electron, 2 valence electron in element जो भी है X, like ग्रुप 2A एलिमेंट। बोलो ग्रुप 2A एलिमेंट जैसे कौन सा होगा, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब चेक करो। जैसे मान लो मैग्नीशियम ही है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बोलो 12। कैसे लिखते हैं, 2, 8 और 2। यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहा हूँ। यहाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये बन जाएगा Mg2+। अब बताओ इसका बाहर में कन्फिग्रेशन, शुरू में देखना, शुरू में क्या था 2, 8, 2, अब बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है 8। यहाँ पे ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों को निकालने के बाद, इन दोनों को निकालने के बाद ये कैसा आ गया, स्टेबल कन्फिग्रेशन हो गया, स्टेबल इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ गया। इनर्ट गैस कहने का मतलब जो बॉन्ड नहीं बनाता है, इसके बाहर में बोलो कितना इलेक्ट्रॉन 8। अब इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन आ गया, तो अब बताओ ये जल्दी टूटेगा नहीं। अब फिर भी अगर तुम उसको तोड़ना चाहोगे तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अचानक से एनर्जी का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यानी कि ये अचानक से बढ़ रहा है, यानी यहाँ पे कैसा आ गया, स्टेबल कन्फिग्रेशन आ गया। इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल गया, तो यही नंबर ऑफ आयोनाइजेशन, कितना नंबर 2, कहाँ पर, सडन जंप इन आयोनाइजेशन एनर्जी, यही बताता है क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इस एलिमेंट में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, जैसे किसमें था मैग्नीशियम कैल्शियम ग्रुप 2 एलिमेंट में होगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलो एक और इसका प्रॉपर्टी है, एप्लीकेशन है, वो है रिड्यूसिंग पावर। यहाँ देखना थोड़ा समझना, रिड्यूसिंग पावर और वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी में कैसा रिलेशन, इनवर्स का, कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। इसका मतलब समझना, जैसे आपको पता है मेटल, जैसे हमने ही आपको बताया है मेटल में होता है टेंडेंसी
टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इसमें इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होता है। तो कहता है सो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है कौन? मेटल। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देख लो, मान लो सोडियम, मान लिया सोडियम में गैसेस स्टेट में है, आपको पता है इसमें टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी दे दिया इलेक्ट्रॉन आसानी से। ठीक है, शुरू में बताओ, शुरू में इसका चार्ज कितना 0 और इसका चार्ज +1। थोड़ा सा यहाँ पे रिडॉक्स का कंसेप्ट आएगा, हल्का सा बता देते हैं। ठीक है, समझना। इधर हम नॉन मेटल को भी लेके चलते हैं, तो बोलो नॉन मेटल में होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो कहता है सो नॉन मेटल जो होता है मेरा, सो नॉन मेटल्स आर एक अच्छा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बात को समझना, इसमें कौन सी टेंडेंसी? इलेक्ट्रॉन लेने की। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लो क्लोरीन है, शुरू में कोई चार्ज नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लिया, मान लो चला गया Cl- में। ठीक है जी, एकदम ढंग से समझिएगा, कोई इसमें हड़बड़ाहट नहीं कीजिएगा। रिडॉक्स में जो कंसेप्ट है, रिडॉक्स में 2 फिनोमेना होता है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन। सुनना, मेरी बात को समझना, चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन, चार्ज का घटना रिडक्शन। तो बोला यहाँ पे 0 से प्लस में गया, तो यहाँ पे क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यहाँ बोलो 0 से कहाँ जा रहा है? माइनस में, चार्ज घट रहा है, चार्ज का घटना रिडक्शन, चार्ज का घटना रिडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो एजेंट की बात आती है, तो याद रखना जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, यानी ये मेटल कैसा होगा? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब रिडक्शन करवाने वाला। समझाता हूँ, ये इसका रिडक्शन हुआ तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन करवाने वाला। देखो, जब भी नेचर में ऑक्सीडेशन होता है तो उसके साथ साथ रिडक्शन होता है। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन दिया तो वो वाला इलेक्ट्रॉन लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हवा में तो रहेगा नहीं। तो बोलो, इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिया, यानी कह सकते हो सोडियम के कारण क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन। फिर से सुनना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यानी कह सकते हो सोडियम के कारण क्लोरीन का क्या हुआ? रिडक्शन। यानी सोडियम बना रिडक्शन करवाने वाला, यानी कौन सा एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा सोचो, अगर ये क्लोरीन बगल में नहीं रहता तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हवा में रहेगा नहीं। यानी क्लोरीन ने क्या किया? इसको कहा कि एक इलेक्ट्रॉन जल्दी दो, यानी इस क्लोरीन के कारण इस सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इस क्लोरीन के कारण इस सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। यानी ये क्लोरीन कहलाएगा ऑक्सीडेशन करवाने वाला। इतना दिमाग में मत लगाओ, वो हम रेडॉक्स में आपको सिखा देंगे। सिंपली सी बोलो, सिंपल सा बोलना, जिसका रिडक्शन वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जिसका ऑक्सीडेशन वो रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन आसानी से, यानी इलेक्ट्रॉन देता कौन है? मेटल, यानी मेटल मेरा कैसा होगा? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। नॉन मेटल बोलो, नॉन मेटल का क्या होता है? रिडक्शन, यानी नॉन मेटल एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। चलो अब सुनना, इसका मतलब क्या हुआ? कह सकते हो कि मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है तो अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और नॉन मेटल में क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसको हम लोग ऐसे देखते हैं, थोड़ा सा एक अच्छा चीज़ अच्छे से समझा देता हूँ। याद देखो, इन पीरियडिक टेबल, इसको एक पीरियड टेबल में लेके समझो। आपको पता है कि पीरियड टेबल में देखोगे तो इधर आपको नजर आएगा मेटल बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ आपको नजर आएगा नॉन मेटल। ठीक है जी, जैसे मान लेते हैं हम ये ले लिया हमने ग्रुप 1
और यहाँ आते आते हमने लिया ग्रुप 17, ग्रुप 17। तो बोलो जी, यहाँ 1 में हाइड्रोजन को छोड़ दो, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब क्या है? मेटल। अभी अभी हमने आपको बताया ये होता है एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन देने वाला यानी रिड्यूसिंग एजेंट। ये नॉन मेटल से फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल हमने बोला कि ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है जी? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलना, हम इधर से इधर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कौन सा प्रॉपर्टी बढ़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर एलिमेंट का क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। लेकिन जस्ट उल्टा सोचो, इधर से इधर अगर आएंगे, इधर दाएं से बाएं आएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी कौन सा प्रॉपर्टी बढ़ेगा? रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। तो फिर से बोलना, एक एक करके बोलो। इधर बाएं से दाएं जा रहे हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। तो यानी क्या नजर आया? ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जस्ट उल्टा बोलो, इधर से इधर आओ। तो इधर से इधर रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग पावर आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कौन सा कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको मेटालिक कैरेक्टर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एकदम क्लियरली सोचना, इधर बढ़े तो नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ा, नहीं ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। इधर आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर के कारण रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब इन सबको मिला के एक पीरियोडिसिटी जो है उसको हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे। यहाँ देखिए, हमने पहले से उसको बना रखा है। हमने अभी अभी आपको बताया एनर्जी और साइज में कैसा रिलेशन? इनवर्स का। चलो पहला तुम सोचना, एकदम ट्रेंड एक ही लोगे, ऐसे दिखा रहे हैं ऊपर से नीचे। बोलना, इधर ये क्या है आपका? पीरियड, जमीन के समानांतर पीरियड, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ग्रुप। ठीक है, बोलना जी, पीरियड में इधर दाएं से बाएं आते हैं साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है। साइज बढ़ा तो बोलना, साइज बढ़ेगा तो जस्ट उसका उल्टा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, यानी आयनाइजेशन एनर्जी इधर बढ़ेगा। तो हमेशा ट्रेंड एक ही तरफ लो, यानी क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इधर की ओर घटेगा। साइज बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? घटेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और रिड्यूसिंग पावर में कैसा रिलेशन? बोलो, इनवर्स का। क्यों? अभी हम आपको बताए थे कि आयनाइजेशन एनर्जी अगर कम होगा तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सा है। बोलो, यहाँ इधर से इधर आ रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम है यानी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। यानी कह सकते हो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। रिड्यूसिंग पावर इसलिए बढ़ेगा क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटालिक कैरेक्टर, इसको भी शॉर्ट में लिख देता हूँ, मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ? बढ़ा। यहाँ लिख देते हैं, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा था। अब सोचो, इधर से इधर चूंकि रिड्यूसिंग पावर बढ़ा था तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि इधर नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ये क्या हो रहा है? घट रहा है। सेम चीज, ऑक्सीडाइजिंग पावर घट रहा है। इसलिए घट रहा है क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। इधर आ रहे तो घट रहा है, इधर जाते तो क्या होता? बढ़ता। तो ये एक देखोगे इस तरह का ट्रेंड आपको बना होगा, आपके बुक्स वगैरह में नहीं समझ में आता है। एक बार इसको ढंग से देखो। यहाँ देखो, बोलो, इधर से दाएं से बाएं आए, साइज क्या हुआ? बढ़ा। ऊपर से नीचे साइज बढ़ा। साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। बोलो, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है यानी मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा। बोलना मेरे साथ,
मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि बताया हमने कि मेटल कैसा होता है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और नॉन मेटल कैसा होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो शायद इस ट्रेंड को अच्छे से आप अब समझ सकते हो, बुक्स वगैरह में जो लिखा रहता है, इससे डरिएगा नहीं। एक बार अगर समझना स्टार्ट कर दीजिएगा तो बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पे रहने दीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।